बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। हुकूमत तैयारी कर रही है कि वो इंतखाबी निज़ाम के हवाले से इस्लाहात पर कानून साजी करे, और ज़ाहिर है कि इंतखाबी इस्लाहात की जब बात होती है तो उसमें हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात होती है, और इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोट का हक़ देने की बात भी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो एक अरसे से पाकिस्तान में इस पर बात हो रही थी, लेकिन कानून की शक्ल में ये अवाम के सामने नहीं थी। हुकूमत ने कुछ अरसा कबल ये फैसला किया, और इसके हवाले से ज़ाहिर है कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला किया, लेकिन बाद में उसे मौखर कर दिया गया, क्योंकि हुकूमत ये चाहती थी कि वो अपने इत्तेहादियों से भी इस हवाले से मुशावरत करे। और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन को भी ख़त लिखा कि वो आगे बढ़े इस्लाहात के हवाले से, और अहम जो और मामलात हैं उस पर वो हुकूमत के साथ बातचीत करे। आज अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का वर्चुअल इजलास था, जिसमें तफसील से इन नुकात पर बहस की गई और बाकायदा तौर पर फैसला किया गया कि हुकूमत कानून साजी के लिए हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा। तो अगर हुकूमत ये कहती है कि वो एक साफ़ और शफाफ इंतखाबी निज़ाम लाना चाहती है, एक ऐसा साफ़ और शफाफ इंतखाबी निज़ाम जिस पर कल उंगलियां ना उठ सकें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे मुल्क में जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जो हारने वाली जमात है वो जीतने वाली जमात पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही है। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि एक शफाफ इंतखाबी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि बनने वाली हुकूमतों पर फिर उंगलियां ना उठें। इसके जवाब में वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने आज कहा कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं या शफाफ इंतखाबी निज़ाम जो है वो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं, बल्कि ये कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए कि वो इस अमल में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि एक शफाफ इंतखाबी निज़ाम अगर बन जाता है तो ये मौजूदा सियासी निज़ाम की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब हुकूमत तैयारी कर रही है इस पर कानून साजी के हवाले से, और अपोजिशन इसके खिलाफ खड़ी है। तो इस कानून का और इंतखाबी इस्लाहात का मुस्तकबिल क्या होगा, इन मामलात पर हम बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फिरदौस शमीम नकवी। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब राना ताहिर। राना ताहिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन ने तो कह दिया है कि हम अब कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी तौर पे आपकी हिमायत नहीं करेंगे, हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये शख्सी कानून साजी हो रही है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एजेंडा है कि साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, फेयर इलेक्शन, ये एक कौमी एजेंडा है। और 1970 से लेके आज तक जो हुए हैं उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई नुक्ताचीनी भी कही गई है और इतराजात भी उठाए गए। इसके मकासद और इस गोल के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें ये कहती है, अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। अब ये साफ शफाफ इलेक्शन बनाने करने के लिए सबके पास तजवीज़ होनी चाहिए। जो तजवीज़ हमारे सामने रखी गई या जो हम पूरी कौम के सामने रख रहे हैं ये है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। ये मशीन दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक ये है कि फिंगर के जरिए वोटर का आइडेंटिफिकेशन होना, और दूसरा ये है वोटर की गिनती जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी होगी और एक पेपर बैलेट। और इस मशीन के ऊपर जो एतराज़ात किए गए थे वो ये थे कि इस मशीन के अंदर अगर ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, कोई ना कोई इसके algorithms को चेंज करके फायदा उठा सकता है। तो ये मशीनें अब स्टैंडअलोन मशीन हो गई, इनमें कोई इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, अगर कोई एतराजात है टेक्नोलॉजी पे तो टेक्नोलॉजी उधर ऊपर कम है। ये मुमकिन नहीं है कि आपको वो जो मसाइल पेश आ रहे हैं उसको आप टेक्नोलॉजी के जरिए हल ना करें। अब ये आर्गुमेंट देना कि दुनिया में सिर्फ 20 ममालिक थे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के करते, ज्यादातर ममालिक नहीं है, ये उतने मसाइल है। दुनिया में कितने ममालिक ऐसे
के अंदर इलेक्शन होते ही है। इसमें इलेक्शन होते हैं, अगर आबादी के लिहाज से देख लीजिए तो 20 ममालिक की आबादी ले ले, मैं कहूँगा जिन मुल्कों में इलेक्शन होते हैं उसमें आधे से ज्यादा आबादी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो मेरे नजदीक ऑपोजिशन को ये तो कह सकती है कि हमें ये सिस्टम नहीं पसंद, लेकिन ऑल्टरनेट सिस्टम जब तक नहीं दे रहे तो वो मैं ना मानू वाली रट सकती है। उसमें ठीक है, कौम के साथ साथ वो सिंसियरिटी नहीं नजर आती जिससे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। प्रोसेस को आगे बढ़ाया इसके जाए। ठीक है, जरिए ठीक है, मैं राना ये ताहिर साहब आपकी तरफ आऊँ। ये ऑपोजिशन ने बिल्कुल कहा है कि जी हम तो ये नहीं करेंगे। अच्छा, शख्सी कानून साजी की अगर बात करते हैं तो वो रेफ़र करते हैं नैब के चेयरमैन के हवाले से, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पे क्या मसला है? इंतखाबी इस्लाहात तो देखें ना, ये वो ज़रूरत है। आप भी इन जमातों को जानते हैं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये खुद तय करते हैं कि नहीं जी शफाफ इंतखाबी निज़ाम आएगा। लेकिन जब शफाफ इंतखाबी निज़ाम की बात होती है और वो जब बात तहरीक इंसाफ कर रही है, शायद ये समझती थी उस ज़माने में कि बस 2 ही जमातें होंगी, बारी बारी इनकी हुकूमत आएगी, लेकिन जब तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है तो फिर आप क्या मसला है इसमें? जी जावेद इकबाल साहब, देखें प्रॉब्लम ये है कि बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं उन सब इंतखाबात के हवाले से हारने वाली जमातें उंगली उठाती रही और वो तरह के धांधली हुई और धांधली होती भी रही है। अब ये जो देखें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आप इसमें बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ तो दें, बड़ी अच्छी बात है। आपको कोई एतराज़ है कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन आप इलेक्शन को शफाफ बनाने की राह में रुकावट क्यों बन रहे हैं? रुकावट इसलिए बन रहे हैं कि ये खुद धांधली की पैदावार लोग हैं, इनको सूट करता है वो। आप देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े बड़े जागीरदार जो हैं सियासत में, जो पार्लियामेंट में भी हैं, वो नहीं चाहते कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए और वहाँ सिंध के हारी जो हैं वो आज़ादाना तौर पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। वो तो समझते हैं कि वो जो हुक्म दे दे सरदार या वडेरा या कोई जागीरदार, उसके वो ठप्पे लगते रहें और काम चलता रहे। ये हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है, उसका हमें सामना करना चाहिए। हमारे मुल्क में आज भी बहुत सारे इलाकों में वडेरा शाही मौजूद है। तो ये जो देखें, मैं तो इंतखाबी इस्लाहात, जावेद इकबाल साहब, इस मुल्क की ज़रूरत है। वो सही कहा फवाद चौधरी साहब ने कि ये कोई इमरान खान का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये वाक़तन एक कौमी एजेंडा है कि एक ऐसा निज़ाम हो, इंतखाबी निज़ाम हो जो हकीकी जमहूरियत की अक्कासी करता हो, जिसके नताइज पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे लिए सहूलत किस में है। तो चूँकि ये अपोजिशन जमातों की तरबियत, अब मैं आपको कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कैसे इलेक्शन कराते रहे हैं या किस किस्म के इंतखाबात में वो जीत कर आते रहे। बदकिस्मती तो यहाँ पे ये है कि कानून की हुक्मरानी और शफाफियत की बात हो रही है। जावेद इकबाल साहब और आपका अपोजिशन लीडर वो हैं जिनके टेलीफोन के टेपें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई कि वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज को फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी भाई साहब कहते हैं कि ये फैसला करें, पाकिस्तान के आइन के तहत वो कैसे पार्लियामेंट के मेंबर हैं अगर कानून की बालादस्ती हो इस मुल्क में। तो ये नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, शफाफियत हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं अपोजिशन, आप देखें ये कोई मौसम है जलसे जुलूसों का? सही, कौन सा ऐसा कौमी इशू है जिस पर ये अपोजिशन जमातें जो हैं अपने कारकुनों को भी सर्दी में सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं? तो ये जो है ना एहतजाज खेल कर, ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं है। इनको चाहिए, हाँ इस हुकूमत के भी कुछ मसाइल हैं, उस तरफ अपोजिशन आए, तवज्जो दिलाए। कुछ इंतज़ामी मामलात हैं, इंतज़ामी कोताहियाँ हैं हुकूमत की, वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी इलेक्शन को शफाफ बनाने का कोई तरीक़ेकार तय ना किया, एक मशीन आई है ना, आप कहें कि जी इसमें ये चीज़ें भी डाल दें, ठीक, ताकि शफाफियत मज़ीद बे। लेकिन ये कि जी मशीन होनी ही नहीं चाहिए, ये तो नहीं है ना। ये तो तरीक़ेकार बिल्कुल मैं ना मानूं वाली बात है। कहते हैं ये तो नया एक तरीका है धांधली का। मतलब कैसे तरीका है धांधली का? इसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। धांधली के तरीके इनके देखें, लोग बात नहीं करते ऐसे ही ना, मैं उसको सियासी मुनाफकत कहता हूँ।
एक तल्ख हकीकत है कि 77 में इस मुल्क में इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई, जिसके खिलाफ पूरी कौम ने एहतजाज किया। आज वो भी उनके इत्तेहादी हैं जिन्होंने धांधली की थी। यानी जब मफादात होते हैं इकट्ठे तो ये हो जाते हैं। बताएं ना, ये कहते हैं जी फ़लाँ बंदा जो है उसके बारे में अभी ये अपना जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए कमेटी बनाई गई, उसके हवाले से अपोजिशन के एतराज़ात हैं जी फ़लाँ बंदे ने तो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा था। और भाई आपने तो पाकिस्तान की आला अदलिया के एक सिटिंग जज को कहा कि फलां केस में भाई साहब चाहते हैं ये फैसला होना चाहिए, तो उसके बाद आप फिर भी पंजाब के वज़ीर आला बन गए, आप आज भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं और अपोजिशन लीडर हैं। तो ये चीज़ें जो है ना जावेद इकबाल साहब, अब हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा, हुकूमत का मसला जो है ना वो एक है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा जो सियासी ज़रूरियात हैं पार्टी की और हुकूमत की, उनका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, ये अपना अहम नुक्ता है। मैं चाहूँगा मैं दोबारा आपसे ये सवाल करूं और दोबारा मैं आऊं, लेकिन मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाऊंगा। फिरदौस साहब, अब सवाल यह है कि जब आप इंतखाबी निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और उस पर अपोजिशन कहती है कि नहीं नहीं ये भी एक धांधली का एक तरीक़ाकार है, ना आप आगे जाते हैं, पीछे वाला जो निज़ाम है, साबिक़ा निज़ाम है, उस पर तो आप हमेशा से ही उंगलियां उठाते रहे हैं, यानी अपोजिशन उंगलियां उठाती रही है। जो जमातें हारती रही हैं वो ये कहती रही हैं धांधली हुई, धांधली हुई, धांधली हुई। तो फिर अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? कोई वो आपको बता रही है, कोई नया तरीका आपको आपके सामने ला रही है वो हुकूमत के सामने? देखिए, अभी बात हो रही थी कि अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन हो रही है। 2017 की खुद नेशनल असेंबली की रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर काम किया गया। काम करने की जिम्मेदारी जो थी वो इलेक्शन कमीशन। ये पहली दफा एक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का हाथ बटाने के लिए इस टेक्नोलॉजी में भी काम किया, खुद भी प्रपोजल है। एक्चुअली तो इलेक्शन कमीशन ही को इवेंचुअली डिसाइड करता है कि वो आइंदा के इलेक्शन कैसे थे। इसके अलावा तमाम असेंबलीज के अंदर जो है ये वोटिंग मशीन ले जाके रखी गई कि जो इतराज़ात किसी भी लॉ मेकर को, किसी भी असेंबली को हो, वो अपनी तजावीज़ दे सकें कि इस मशीन के अंदर हमें ये कमजोरियां नजर आती है, इसको दूर कर लिया जाए, तो हमें ये सिस्टम पे कोई इतराज। जो मौजूदा निज़ाम है उसके अंदर जाली वोट डलते हैं और सिर्फ देही इलाकों में नहीं डलते। मैं शहर कराची से ताल्लुक रखता हूँ, मैं आपको कसमन हल्फन कह सकता हूँ कि मेरे सामने मैंने जाली वोट डलते हुए 2013 के इंतखाब में देखे, 2007 के इंतखाब में देखे, 2002 के इंतखाब में देखे, बल्दियाती इंतखाबात में देखे, सिलिकॉन के अंगूठे बने हुए ठप्पे लगते हुए देखे, और इस जोर पे देखे कि जो अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी थी वो बजोर बाजू और उसने पोलिंग जो अफसरात थे उनको किडनैप करके जो कुछ करना चाह रहे थे वो पोलिंग स्टेशन में शहरी इलाकों में कर रहे थे। और इसकी वीडियो जो है वो ये अवेलेबल है आज भी इंटरनेट के ऊपर, आपको जाए और आप डालिए कि पोलिंग इरेगुलरिटीज इन पाकिस्तान, आपको जगह जगह इलाकों की वीडियो नजर आएगी। जी जी, हम खुद उसको इलेक्शंस को कवर करते रहे हैं फिरदौस साहब, हमने खुद देखा है वो जो ठप्पे लगते रहे हैं, वो लाखों की तादाद में जो वोट पड़ते थे। पूरी कौम ये जानती है कि ये वोट डालने का प्रोसेस में प्रॉब्लम है, वोट की गिनती में भी मसाइल है, और वोट की गिनती हो जाने के बाद उसके रिजल्ट को टेबलेट करने में भी मसाइल है। चाहे वो आरओ का इलेक्शन कहे, चाहे ये अभी डस्का का इलेक्शन कहे, सबके अंदर ये वाली बात आती है कि रिजल्ट के अंदर मसला हो गया। भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी तो क्या कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इलेक्शन खत्म हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट हर पोलिंग स्टेशन का आ जाएगा, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में जाएगा और आपको ठक इलेक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा। जिसको चैलेंज करना होगा वो बैठ के वोटों की गिनती कराते रहे, वो भी मौजूद है, पर्ची का निजाम भी, कि जिसने कहा कि नहीं जी ये हम नहीं मानते तो उसके अंदर वो आ जाए, वो भी गिनती हो जाएगी। अब इनको इतराज क्या है वो कोई नहीं बोल रहे, ये कह रहे हैं इससे इनको फायदा होगा। भाई हमें कैसे फायदा होगा वो तो समझा दो ना, कि ये एक पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। भाई इतनी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, आजाद लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ये अंगूठे से जरिए आदमी को आइडेंटिफाई करने में उन्हें कहा कि जी
इसके अंदर जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनका अंगूठे का निशान दिया था। हमने कहा शनाख्ती कार्ड जो अभी है मौजूद, वो भी तो मौजूद है ना, उसके जरिए वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, डबल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। जिसकी फिंगरप्रिंट पे नहीं आता, अंगूठे पे नहीं आता, उसकी उंगलियों का निशान ले लिए, जो नादर ने कहा वो भी कर देंगे। हर एतराज का कोई हल ढूंढा जा सकता है कि निजाम को बेहतर किया जाए, लेकिन यहां जिद ये है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे। हमने ये साबित करना है कि हम एक पेज पे हो ही नहीं सकते मुल्क की इस्लाहात, मुल्क में इस्लाहात लाने के लिए। मैं ना मानू, इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन, कितने लाइन का अमेंडमेंट था, एक लफ्ज काटा गया था, सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट। वहां तो कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं। इसी ऑपोजिशन पार्टी ने कहा कि टाइम कम है, एक लफ्ज तब्दील करने के लिए किसी कानून में इनके लिए 1.5 महीना कम था। और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन में वही धांधली हुई, वो खरीदो फरोख्त हुई, और मुल्क की बदनामी भी होती है, निजाम के ऊपर जो है हर्फ आता है, और लोगों को जमहूरियत पे उनका यकीन कमजोर होता जाता है। तो ये छोटी छोटी इस्लाहात भी करने को नहीं तैयार। ये पुराने निजाम के साथ, जैसे जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये इनके जाती मफादात है। ये इमरान खान साहब वो है जिन्हें क्रिकेट की फील्ड में भी न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट लेके आके आज देखिए कि क्रिकेट के अंदर जितनी कंट्रोवर्सी थी कितनी कम हो गई, उस कम हो गई। ठीक है, ठीक है राना ताहिर साहब, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपोजिशन ये कह रही है कि हम इन इस्लाहात का हिस्सा नहीं बनते, तो इससे एक तो उनका उमूमी तासुर किया जा रहा है, और फिर आप जो फरमा रहे थे कि ख़ुद कुछ हुकूमत की, वज़ीर आज़म साहब की जो जिम्मेदारियाँ बनती हैं, कुछ सियासी ज़रूरियात, कुछ सियासी हवाले से जो अहम फ़ैसले करने हैं, वो क्या? जी देखें जावेद इकबाल साहब, कानून साजी जो है वो करना पार्लियामेंट का काम है, उसके लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत पार्लियामेंट में मौजूद है तो वो कानून साजी कर सकते हैं, अपोजिशन ना भी साथ दे तो वो कानून साजी कर सकते हैं। और मुल्की इदारे जो हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल हैं, वो जो मुल्की कानून के तहत ही काम करते हैं ना। तो अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात होंगे, तो वो उसी के ज़रिए होंगे, अपोजिशन माने या न माने। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त हुकूमत को जो मसला है ना, वो अपोजिशन से नहीं है। अपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक, हुकूमत को ज़रूरत इस बात की है कि एक तो अपने ज़िली सतह पर इंतज़ामी मामलात जो हैं उनको ठीक किया जाए, ठीक, जिसमें ये महंगाई का इशू है। ठीक है, आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो अपने इत्तेहादी हैं, मैं देखें पीर साहब पगाड़ा हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनके वालिद साहब से भी हमारा ताल्लुक़ था। वो उनका कोई ऐसा यानी मामला नहीं है कि जो वो अगर सिर्फ उनको प्राइम मिनिस्टर साहब कराची जाते हैं तो पीर साहब पगाड़ा से भी मिल लें। इसी तरह लाहौर जाते हैं, PMLQ को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चौधरी चौधरी शुजात परवेज़ साहब से मिल लें। ठीक, गवर्नर हाउस में PMLQ को लीडरों को बुला के उनसे मीटिंग कर लें। इसी तरीके से MQM वालों के साथ कराची जाते हैं तो मीटिंग करें। तो ये एक देखें, इनको एक गिला है, और ये गिला जो है ये ख़ुद PTI के अंदर भी मौजूद है। बहुत सारे अरकान असम्बली ये समझते हैं कि भाई जिस तरीके से पार्टी की लीडरशिप को उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए था, वो उसका फुकदान है, उन्होंने आगे जाके इलेक्शन लड़ने होते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक, आप देखें कि आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़े और अपने इत्तेहादियों को इन मामलात में, बजाय इसके कि उनसे आप निचली सतह पर रब्ता करें, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की सतह पर उनसे रब्ता करके यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या कोई और इशू हो, तो मैं नहीं समझता कि इत्तेहादी इनकी मुखालफत करेंगे। और सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि उन्हें में लिया जाए। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, जावेद इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कभी शफाफ इलेक्शन की हमायत नहीं कर सकते। उन्हें वारा ही नहीं खाता शफाफ इलेक्शन। उनकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई है कि अब क्या हुआ था 77 में कि मुखालफत बर्दाश्त नहीं होती। भुट्टो साहब वैसे भी लाड़काना से इलेक्शन जीत जाते अगर इलेक्शन होता, लेकिन वो मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी थे। अब जमात इस्लामी वाले भी ये बात नहीं करते सियासी मसलहतों की वजह से, तो उनको अगवा कर लिया गया। इलेक्शन से पहले
उनको अगवा कर लिया गया कि उनके कागजात नामजदगी ही दाखिल ना हो सके और भुट्टो साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं। जब पहले ये ड्रामा किया गया, उसके बाद सारे चीफ मिनिस्टरों ने अपने मुखालफिन को डरा धमका के वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो ये निज़ाम जो है, ये इस तरह का निज़ाम चाहते हैं जिसमें कोई शरीफ ख़ानदान के शाही फरमान चलें, कहीं से जरदारी साहब के फरमान चले, तो ये इसलिए मुखालफत कर रहे हैं। इसी तरीके से अपोजिशन में बाज़ दूसरी पार्टियां भी, बलूचिस्तान से भी कुछ लोग शामिल हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि वो भी अपने अपने इलाकों में अजारादारी चाहते हैं। जब शफाफ इलेक्शन होगा तो फिर आम आदमी भी, मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि आम आदमी कैसे पार्लियामेंट में आ सकता है। इमरान खान साहब को चाहिए कि इंतखाबी इस्लाहात का जो उनका एजेंडा है उसमें वो इसको भी शामिल करें कि आम आदमी जो है वो ये इंतखाबी अखराजात करोड़ों रुपए के कैसे कर सके। तो जो इलेक्शन कमीशन ने हद मुकर्रर की हुई उस पर क्यों अमल नहीं होता? ठीक, तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है। फिरदौस साहब, इत्तेहादी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये कोई इतना पेचीदा या मुश्किल मामला नहीं है? आप इत्तेहादियों के साथ बैठ के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकते हैं, इन मामलात को हल किया जा सकता है? मैं तो इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ और जो तजावीज़ दी गई है उस पर अमल भी होता है। ये नहीं है, कुछ हमारे अलाइंस बहुत अच्छे हैं, जिससे मैंने पगाड़ा साहब की पार्टी को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने 3 साल में, क्योंकि वो सिंध बेस्ड पार्टी है, डायरेक्ट रब्ते में रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम कोई किसी किस्म की ना ब्लैकमेलिंग पे यकीन रखते, ना बार्गेनिंग पे यकीन रखते। आप हमें इज्जत देंगे, हम आपके साथ, हमने तय कर लिया कि हम आपका साथ देंगे, वो साथ देंगे। बाकी हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ प्रेशर्स होते हैं और उन प्रेशर्स के तहत वो ऑपरेट भी कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं ना कि शाइलॉक का मशहूर डायलॉग है कि पाउंड ऑफ फ्लैश, शेक्सपियर साहब ने लिख दिया, वो पाउंड ऑफ फ्लैश हर मौके के ऊपर जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है उसको इस इशू से डील करना होता है। और ये सियासत का एक जुज है जो सारी दुनिया भर की सियासत में होता है और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में भी डील करती आई है, इंशाल्लाह अब भी खूबी के साथ डील करेगी और इन मसाइल से निकलेगी। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर से जितनी मुलाकात कैबिनेट के वज़रा की इस दौर में होती है, माजी में कभी नहीं हुई। से कि हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है मंगल के दिन और उसके नताइज भी आते हैं और तमाम वज़रा जिसमें इत्तेहादी जमातों के भी रिप्रेजेंटेटिव है और उनके बड़े बड़े लीडर हैं। एक हफ्ते में तो एमकेएम के कन्वीनर कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उनको नफीस लोग कह के प्राइम मिनिस्टर साहब मुखातिब होते थे। इस वक्त भी उनकी राब्ता कमेटी की सीनियर क़यादत जो है वो है फरूक रशीद, 3 वजीर एमकेएम के मौजूद है। इसी तरीके से 3 वज़रा जो है वो काफ के मौजूद है। तो ये कहना कि उनकी मुलाकात नहीं होती या वो अपनी बात नहीं रख सके, मैं नहीं समझता, मैं उससे एग्री करता हूँ। हाँ, ये अपनी जगह दुरुस्त है कि हर सियासतदान का, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखता हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो मुल्क के सरबराह से डायरेक्टली बात कर सके और अपनी बात उसके सामने रखे। जितने ज्यादा मौके वजीर आजम ऐसे देंगे, मेरे ख्याल से तमाम सियासतदान उससे खुश होते हैं और ये सियासत की जरूरत है, इसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो अपोजिशन अब कहती है कि हम जल्द से जुलूस करेंगे और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, अगरचे कि लॉन्ग मार्च पे वही कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि ये वैसी कन्फ्यूजन है, वैसी बातें जो पहले जैसे करते रहे? देखिए, सारी बात है कि एक मिनट फिरदौस साहब, मैं राना ताहिर साहब से पूछ रहा हूँ ये। जी 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 जावेद इकबाल साहब, ये बुनियादी तौर पर ना मैं आपको बताऊँ एक मायूस अनासर का मजमुआ है। ये पीडीएम जो है, ये कुछ भी पिछले 3.25 साल भी यही कुछ करते रहे। ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम मीडिया पे आते रहें। मैंने कहा ना, ये सर्दी का मौसम है, इस मौसम में क्यों अपने कारकुनों को आप इम्तिहान, आवाम ने तो इनका साथ देना नहीं ना, आवाम आते हैं। आवाम पहले भी जितने पीडीएम ने मुजाहरे, अभी ये जो महंगाई के खिलाफ भी मुजाहरे किए, जो आवाम का एक जायज़ इशू है, उस पर भी अवाम पीडीएम के साथ नहीं निकले। हुकूमत से उनको गिला ज़रूर है, शिकायत ज़रूर है, लेकिन उन्होंने पीडीएम का साथ नहीं दिया। तो जावेद इकबाल साहब क्यों इनका साथ दें?
ये देखें ना कितनी मरतबा इन्होंने हुकूमतें 3-3, 4-4, 5-5 मरतबा हुकूमतें कहीं सूबों में कहीं मरकज़ में कर चुके हैं। तो इन्होंने कौन से कोई दूध की नहरें बहा दी थी अपने दौर में। महंगाई इस दौर में देखें, मैंने जैसे अर्ज़ किया वो निचली सतह पर थोड़े गवर्नेंस के प्रॉब्लम ज़रूर हैं और उसका सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो सही तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ जी नोटिस ले लिया चीफ मिनिस्टर ने, मौसर निज़ाम होना चाहिए। वो इशू ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है अपोजिशन का, आवाम अपोजिशन के बहकावे में नहीं आएंगे। सिर्फ जो मैंने अर्ज़ किया ना, नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लेकिन वो कैबिनेट जो है ना वो हुकूमत है, ठीक, जो उनकी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं उनकी एक अपनी अहमियत है। और फिर देखें इवन अरकान असम्बली जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं उनसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदगी से और अपने मुलाकातें करनी चाहिए। ये देखें ये बहुत ज़रूरी है। और जो आपने, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, अब पाकिस्तान में ना ये जो मनफी सियासत है, ठीक, आवाम इससे तंग आ चुके हैं, आवाम इनसे तंग आ चुकी है। बहुत राना साहब वक्त ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब आपका, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम मनफी सियासत से तंग आ चुकी है और ये एक मौका अपोजिशन को भी मिला है कि वो आगे बढ़े और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपना हिस्सा इसमें डाले। वो नहीं डालेगी तो अवाम उनका गिरबान भी पकड़ेंगी और अवाम उनसे सवाल भी पूछेंगी कि क्यों शफाफ इंतखाबी निज़ाम की राह में अपोजिशन रोड़े अटका रही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे, चूँकि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है और जो असल मामला है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या, ये हम आपको इस रिपोर्ट में पहले दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक जदीद तकनीकी आला है जो इलेक्शन के दौरान वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वोट डालने के अमल को इंतहाई शफाफ और आसान बल्कि वोट जाया या मुस्तरद होने का कोई इम्कान नहीं होगा। इस सारे अमल में वोट और वोटर की शनाख्त को मुकम्मल महफूज और खुफिया रखा जाएगा। यह मशीन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, प्रिंटर P2V। कंट्रोल यूनिट इस मशीन का बुनियादी हिस्सा है जिसको इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के दिन इलेक्शन करवाने वाले अफसरान इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल यूनिट के बुनियादी काम इंतखाबी उम्मीदवारों की तफसीलात का इंदराज, वोटर को वोट डालने की इजाज़त, वोट के अमल को मुकम्मल होने पर रोकना और नताइज की प्रिंटिंग। इसके अलावा अपने साथ मुंसलिक बैलेट यूनिट और P2V को मतलूबा बिजली फराहम करता है। कंट्रोल यूनिट पर लगे हर बटन का एक मखसूस काम है। सबसे ऊपर लगे 2 बटन इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन मुतल्लका हल्के के उम्मीदवारों की तफसीलात की इंदराज के लिए इस्तेमाल करेगा। बाकी तमाम बटन इलेक्शन के दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए मखसूस हैं। इस मशीन के तमाम पुर्जाजात को देर पास सनती मयार के मुताबिक बनाया गया है ताकि इंतखाबी अमल बगैर किसी तातुल के जारी रह सके और किसी भी किस्म की बदउनवानी या टेम्परिंग मुमकिन ना हो सके। ये मशीन बैक वक्त वफाकी और सूबाई इलेक्शन के लिए कारआमद है। एक बैलेट यूनिट में 20 उम्मीदवारों की तफसील डाली जा सकती है। अगर किसी हल्के में उम्मीदवारों की तादाद 20 से ज्यादा है तो मजीद बैलेट यूनिट मुंसलिक किए जा सकते हैं। यह मशीन किसी भी हल्के में 200 उम्मीदवारों तक के लिए काफी है। बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट की तरह आला सनती मयार पर बनाया गया है। बैलेट यूनिट पर 3 LED लाइट्स हैं जो बिल तरतीब रेडी, बिजी और एरर की निशानदेही करती है। बैलेट यूनिट एक तार के जरिए कंट्रोल यूनिट से चलता है जिसमें लगे बटन मतलूबा उम्मीदवार को वोट डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तमाम बटन मतलूबा स्टील लॉक के जरिए किसी भी किस्म के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल रोकथाम करते हैं। P2V डाले गए वोट और इंतखाबी नताइज को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डाले गए वोट पर उम्मीदवार का नाम
इंतखाबी निशान और हल्का नंबर दर्ज होगा। इलेक्शन वाले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हकीकी इलेक्शन से पहले पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फर्जी इलेक्शन करवाकर मशीन में मौजूदा उम्मीदवारों की तफसीलात और इलेक्शन के शफाफ अमल की तस्दीक करेंगे। इसके बाद स्टार्ट का बटन दबाकर हकीकी इलेक्शन का बाकायदा आगाज किया जा सकेगा। तस्दीक के अमल के बाद वोटर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रुजू करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर लगे बैलेट का बटन दबाकर बैलेट यूनिट को सिर्फ एक वोट डालने के लिए ऑन करेगा। बैलेट का बटन दबाते ही बैलेट यूनिट पर रेडी का बल्ब रोशन हो जाएगा। इस दौरान वोटर मुकम्मल राजदारी वाली जगह में रखे हुए बैलेट यूनिट पर अपनी मर्जी के उम्मीदवार के सामने वाले बटन को दबाकर वोट डालेगा। जो ही वोटर बटन दबाएगा, बटन के सामने एलईडी बल्ब रोशन हो जाएगा और एक मखसूस आवाज वोट के अमल को कामयाबी से मुकम्मल होने की निशानदेही करेगी। वोटर के बटन दबाने के बाद P2V से एक रसीद जारी होगी जिस पर वही इंतखाबी निशान होगा जिसका बटन उम्मीदवार ने दबाया होगा। अब वोटर इस तस्दीक शुदा रसीद को खुद अपने हाथों से बैलेट बॉक्स में डाल देगा और यूं वोट डालने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वोटिंग के अमल मुकम्मल होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्लोज का बटन दबाकर इंतखाबी अमल खत्म कर देगा, जिसके बाद किसी किस्म का वोट नहीं डाला जा सकेगा। रिजल्ट्स का बटन दबाते ही इसी वक्त बिला तातुल मुकम्मल नताइज P2V से प्रिंट हो जाएंगे। यह मशीन इलेक्शन कमीशन कवानीन को मद्देनजर रख कर डिज़ाइन और तख्लीक की गई है, जिसमें मुंदरजा झैल अवामिल का ख़ास ख्याल रखा गया है, जैसा कि वोट और वोटर की शनाख्त का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात, महफूज इंतखाबी अमल, EVM के चंद ख़ास खुसूसियात में शामिल काबिल भरोसा, गैर तस्दीक शुदा और गैर कानूनी वोट की मुकम्मल रोकथाम, फौरी नताइज, किसी किस्म के बैरूनी खतरात से तहफ़्फ़ुज़, इलेक्शन में मुमकिना बदउनवानी रोकना और शख्सी मुदाखलत से मुकम्मल हिफाजत, वोट के मुस्तरद होने वाली मुंदरजा झैल वजूहात का मुकम्मल तदारक, गैर तस्दीक शुदा बैलेट पेपर का गलत इस्तेमाल, फटा हुआ बैलेट पेपर, मखदूश बैलेट पेपर, एक से ज़ायद दफ़ा मोहर शुदा बैलेट पेपर और बैलेट पेपर पर किसी किस्म का निशान। हमारा नस्बुलैन, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात। रिपोर्ट आपने देखी। अब इस्लाहात का जो अमल है वो इस इंतखाबी निज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है ताकि जो इलेक्शन जो जमात जीतती है उस पर उंगलियां ना उठें और हारने वाली जमात धांधली का रोना न रोए। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी जनाब अफजल खान। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अफजल खान साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपोजिशन तजावीज़ नहीं देती और वो इसे यकसर मुस्तरद करती है कि ये एक धांधली का नया रास्ता रोकेगी, नया रास्ता खोलेगी। जब आपके पास ना कोई लॉजिक है, ना कोई सबूत है, ना आप उस पर कोई बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं, तो क्यों कर आप ये एतराज़ करते हैं? फिर मैंने ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि कोई खैर का काम जो एक इदारा सारी ज़िंदगी मांगता रहा हो, सडनली वो इदारा भी पार्टी बन जाए। बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक न्यूट्रल एम्पायर की बॉडी है, वो इस वक्त एक पार्टी बनी हुई है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन जब हमने 2013 में छोड़ा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में MNAs और सेनेटर्स के साथ 164 मीटिंग की थी, 164, और उस तमाम में थ्रेड बेयर कि जी कहाँ कहाँ पे चोरी होती है, कहाँ कहाँ पे इसको हम कैसे रोक सकते हैं, और उसके लिए क्या सब इस पे मुत्तफिक थे। हमारे साथ गवर्नमेंट भी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और मैं ये कहूँगा खुर्शीद शाह साहब से हमारी आखिरी में मीटिंग भी हुई, जो प्रोटोटाइप EVM इलेक्शन कमीशन के
साथ बनाया था हमारे लिए। ब्रिगेडियर सलीम मुइन थे, नादरा के एक्स चेयरमैन, उन्होंने बनाया था बड़ा ज़बरदस्त, और उसमें VVPT भी था, यानी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ट्रेल। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करती थी और गवर्नमेंट को कहती थी। गवर्नमेंट मुख्तलिफ, या पैसे नहीं हैं या विल नहीं है, लेकिन एक्चुअली पीपल्स पार्टी को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि दे वर विलिंग टू अडॉप्ट। फिर किसने उनको इन्फ्लुएंस किया कि वो पीछे हटे, लेकिन चूंकि इसके लिए फंड्स की ज़रूरत है, विल की ज़रूरत है, और एक स्टेटस को तोड़ने के लिए एक जैसे आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज़ होता है ना, जो ये उसकी आवाज़ की रफ्तार से तेज़, वो जब अपनी बैरियर तोड़ता है तो एक धमाका सा होता है। तो जो लोग इस पुराने निज़ाम की वीकनेसेस से वाकिफ़ हैं और वो लोग इस निज़ाम की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो इसको कभी एडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इस्लाहात का रास्ता कोई आज तक नहीं रोक सका। तब्दीली का रास्ता ये एक तगय्युर है जिसको हमेशा दवाम हासिल है। चेंज हमेशा आएगी और ये बेहतर चेंज है। और पाकिस्तान की इलेक्शन की ज़िंदगी में, इलेक्टोरल हिस्ट्री में, मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त सिर्फ मनी, माइट और मसल वालों का हाथ रह गया है। इसलिए यानी इलेक्शन में यही लोग आ सकते हैं, वही लोग, और फिर जाहिर है कि तमाम अफराद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, काबिल एहतराम इदारा है, पूरे मुल्क की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे होती हैं, फिर इनका अपना एक आईनी किरदार है, वो भी इनको अदा करना है, फिर ऑपोजिशन का भी अपना एक किरदार है, हुकूमत को भी अपना एक किरदार है। इस्लाहात के लिए इन तमाम इदारों ने मिलकर आगे चलना है, तो तभी कुछ होगा। यही बात है अफजल खान साहब। बात सुने जी, कोई चाहे या ना चाहे, इस्लाहात, चेंज, तब्दीली ये हमेशा से आती रही है और ये आएगी। एक वक्त था कि मेरे सामने मस्जिद में एक मुफ्ती साहब से एक बंदे ने सवाल किया कि जी हज़रत, हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें स्पीकर से आवाज़ आती है। वो बहुत ही लायक, फ़ायक और ज़हीन आदमी थे। उन्होंने उसका बात मुका दी। उसने कहा कि तुम इमाम के पास करीब खड़े हो जाया करो। और आज आप देखें, फिर तस्वीर नहीं खींची जाती थी, अब तस्वीरें देखें। बात यह है कि बुनियादी तौर पर ये एक अच्छी तब्दीली है अगर हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, वरना मैं आपको बता दूं ये डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज़ शेम डेमोक्रेसी कि जिसमें सिर्फ मनी, माइट और मसल वाले लोग आ सकते हैं, उनके पास तालीम हो या ना हो। ये जनरल मुशर्रफ साहब ने एक अच्छा काम किया था, वो भी इन्होंने पीछे कर दिया कि तालीम नहीं हो, कैरेक्टर ना हो। अभी मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली फैसला किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगी कि कोई ऐसा आदमी कि इन्होंने अगर पेपर एक्सेप्ट किए जिसके ऊपर चोरी, डकैती, अगवा या इस किस्म के जराइम की FIR भी हो। बात यह है कि पाकिस्तान में आप मुझे बता दें कि वहाँ पे किस किस्म के लोग हैं। क्या ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान की रूह, उसको रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान तो इस्लाम के लिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना था। क्या वो लोग हमें उस तरफ ले जा रहे हैं या हमें गर्ब की तरफ, हिंद की तरफ या इसराइल की तरफ लेके जा रहे हैं? बात यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया था। ये साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है, इसमें हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे लोग, और जो नाहक है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, इसमें साफ हुक्म है। अब ये बताइए कि ऑपोजिशन क्यों इस्लाहात से राह फरार इख्तियार किए हुए है, कि वो कहते हैं कि हम इन इस्लाहात का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि यही ऑपोजिशन थी, ये बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय किया करते थे कि नहीं, हम साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए एक निज़ाम बनाएंगे। मेरे एक बॉस थे और बड़े ऑनेस्ट और बड़े दलेर किस्म के, उसने कहा कि देखिए